हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला के अंदर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या स्टडी मटेरियल होता है, कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्या क्राइटेरिया होता है, कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, डाउट सेंटर कैसे क्लियर होते हैं, फैकल्टीज़ कैसे होते हैं, सारे की सारी इस वीडियो के अंदर हम बातें डिस्कस करेंगे। चाहे आप नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप जेई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप 10th के बाद लोगे, 11th के बाद लोगे, चाहे आप एज ए ड्रॉपर एडमिशन लेना चाहते हो, तो सारे की सारी जो बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको जो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस से कि हमें एडमिशन वहाँ पे कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम करते हैं एडमिशन पे। देखो बच्चों, सबसे पहला जो बच्चों का डाउट होता है कि बैच कब से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सब बच्चों का यही डाउट होता है कि बैच कब से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बैच स्टार्ट होने का जो इन्होंने हमें टाइम दिया है, इन्होंने क्या कि 2 बैच स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, कि आप एडमिशन कैसे लेते हो। जिन बच्चों ने आफ्टर 10th एडमिशन लेनी है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th में एडमिशन लेते हैं या फिर 11th में लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बस 10th की इन्होंने 2 बैच स्टार्ट करने का टाइम रखा हुआ। एक रखा हुआ जनवरी के मिड में, अगर आप मान लो अभी आप 10th में हो, ठीक है ना, जैसे फेब या मार्च में हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो इन्होंने भी बोर्ड के एग्जाम से 1-1.5 महीना है आपका जो बैच है वो स्टार्ट कर देना है। यानी कि मिड जनवरी के मिड में आपका जो है वो बैच स्टार्ट हो जाएगा जब आप 10th में होगे। तो उसमें आपको ये जो बैच है वो कब तक चलेगा, ये स्टार्टिंग फेब तक चलेगा। यानी कि 15-20 दिन का बैच होता है ये आपका, जनवरी मिड से लेकर स्टार्टिंग फेब तक इनका बैच चलता है अगर आप 10th में हो तो। ठीक है, 11th-12th का भी बता देता हूँ, सब कुछ बताऊंगा। जनवरी मिड से लेकर स्टार्टिंग फेब तक आपका जो है ये ऑलमोस्ट 20 डेज का बैच होता है आपका। इन 20 डेज में आपको क्या करवाते हैं, ये रिवीजन करवाएंगे आपको 10th की। ठीक है, कोई भी जेई की तैयारी नहीं करवाएंगे, कोई नीट की तैयारी नहीं करवाएंगे, कुछ नहीं, प्रिपरेशन नहीं करवाएंगे। फिलहाल आपको ये क्या करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे 10th की, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट मंथ ही फेब में ही आपके फेब या मार्च में जो आपके बोर्ड्स होने होते हैं, तो ये बोर्ड्स की तरफ से कोई रिस्क नहीं लेते हैं। फिलहाल आपको 15-20 दिन आपको क्या करवाएंगे, ये रिवीजन करवाएंगे 10th क्लास की, यानी कि बोर्ड्स की रिवीजन करवाएंगे। लेकिन आपकी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन आपकी है वो हो जाएगी। सारा प्रोसेस बताऊंगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी। ठीक है, उसके बाद जब आपके बोर्ड्स हो जाते हैं फिर क्लासेज ये रिज्यूम करते हैं कब, मिड के मार्च में। ठीक है, मिड के मार्च में जब जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके मिड मार्च से ले लो या मार्च के लास्ट तक इनकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए, वो डिपेंड करता है डे शीट पे। ठीक है, अगर डे शीट जैसे थोड़ी लेट हो जाए तो ये मार्च के लास्ट में चला जाएगा। अगर आपके एग्जाम पहले खत्म हो जाए तो मिड मार्च से इनका जो बैच है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप क्लास 11-12th में अंदर एडमिशन लेने चाहते हो, ठीक है, 11th-12th या ड्रॉपर आप कोई भी हो, तो उनका जो बैच स्टार्ट होता है वो अप्रैल के मिड में इनका जो बैच है वो स्टार्ट होता है। सीधे सीधा बताऊं तो जैसे 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप करवा लोगे तो ऑटोमेटिकली इनका मैसेज जो आपको आ जाएगा कि इतनी देर से हम बैच स्टार्ट कर। कई बार बैच जल्दी भी स्टार्ट हो जाता है, वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से सडनली एडमिशन ले लेते हैं, तो इनका जो बैच है वो कई बार जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है। तो एक बार जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं, ठीक है, चाहे आप 10th के या 12th के, अगर आप 10th के बाद लेना चाहते हो या 12th के बाद लेना चाहते हो, तो जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म हो जाते हो तो आप इनके जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब करवानी कैसे है, देखो इनका एडमिशन जो प्रोसेस होता है वो 2 तरह का होता है। एक ऑनलाइन होता है, ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑफलाइन। तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन का प्रोसीजर आपको सारा समझाऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर कैसे होना है वो आप ऐप के थ्रू, जो बच्चे ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो, लेकिन जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारा का सारा जो है ऑफलाइन प्रोसेस है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में बता देना, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस आप कैसे ले सकते हो, उसमें आपको ऐप के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन आपने एडमिशन कैसे लेनी है, ऑफलाइन जो प्रोसीजर है, ऑफलाइन बैचेस वगैरह का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑफलाइन में भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इनके पास इनका नंबर भी होता है, टोल फ्री नंबर होता है, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उससे आपकी जो सीट है वो आपकी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वहाँ जाके लेना चाहते हो इनके सेंटर पे तो आप सेंटर में भी जाके ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्लासेस की। ठीक है, अब हमारी बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कब आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इसमें हमारी क्लासेस जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर इफ एनी केस यू मिस द क्लास, अगर मान लो किसी केस में आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, बैच अगर जब आपका स्टार्ट हो गया, बैच स्टार्ट होने के बाद अगर आप कोई क्लास नहीं लगा पाते हो, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, ठीक है, दैट सेम क्लास विल बी प्रेजेंट ऑन ऐप।
वही सेम क्लास आपको आपके ऐप पे भी प्रेजेंट मिल जाएगी। केस में क्या होता है, अगर मान लो आज मैं कोई क्लास नहीं लगा पाया तो शाम को या रात को वही जो क्लास है वो मुझे ऐप पे भी मिल जाएगी, वही सेम की सेम क्लास जो आज मेरी मिस हुई थी। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो आप वहाँ पे ऐप पे जाके आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट अटकता है कि स्टडी मटेरियल इनका कैसा होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, इनका जो स्टडी मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है योर क्लास टीचर, मतलब जिस भी बैच में आप जाओगे वहाँ पे जो भी आपको फैकल्टीज होंगे, जो भी आपके टीचर्स होंगे, उन टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको जो है स्टडी मटेरियल कैसा देना है कैसा नहीं देना, क्योंकि वो सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो टीचर्स खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके बैच के ऊपर। जो बैच के आपके टीचर्स होंगे, जो आपके फैकल्टीज होंगे, वही आपको जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। वो खुद ही वो स्टडी मटेरियल को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर टीचर। अब नेक्स्ट फी की बात कर लेते हैं और बाकी प्रोसीजर की बात करते हैं। बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं, फी की बात कर लेते हैं और बाकी सारा प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम जनवरी के बैच में एडमिशन नहीं ले पाए या अप्रैल के बैच में एडमिशन नहीं ले पाए तो क्या हमें आगे जाके एडमिशन नहीं मिलेगी? बच्चों, आपको एडमिशन मिलेगी। इनके स्टार्टिंग बैच ये अप्रैल से करते हैं। जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे वैसे वैसे आपके बैच का टाइम भी बढ़ता जाएगा और बैचेस भी क्या करते जाएंगे, चेंज करते हैं। एक बैच में अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वहाँ पे 50 to 60 स्टूडेंट आगे आपके कंप्लीट हो गए, फिर ये नेक्स्ट बैच को स्टार्ट कर देंगे, आपको नेक्स्ट बैच में एडमिशन मिलेगी। फिर उसमें कंप्लीट हो गए, फिर थर्ड बैच में। ऐसे इनके बैचेस जो वो चलते ही रहते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने अप्रैल में एडमिशन नहीं ली तो आपको एडमिशन पूरा साल नहीं मिलेगी। आप बेशक मई में जाकर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जून में ले सकते हो, जुलाई में ले सकते हो, लेकिन उसका रीज़न क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसमें प्रोसेस क्या है कि उसमें आपकी क्या होता जाएगा, जो आपका सिलेबस का टाइम है कंप्लीट करने का वो क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। जैसे मान लो इनका बैच चला अप्रैल से, तो ये नेक्स्ट आपके मार्च या फेब तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट मार्च या फेब तक चलता है, तो हमें 8 से 10 महीने मिल जाते हैं हमने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। वहीं अगर आप जून या जुलाई में जाकर एडमिशन लोगे तो जून से जुलाई में आप कैलकुलेट करो कि आपको मार्च तक कितने महीने मिलेंगे, 7 से 8, मतलब आपके 2 महीने का क्या हो गया, लॉस हो गया। वो 2 महीने का जो लॉस है फिर वो आपको सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लो, आप वेट मत करो। अगर आपको एडमिशन लेनी ही लेनी है, फिर आप जितना जल्दी हो सके, जितने अर्ली बैचेस में एडमिशन लोगे उतना हमारा ही फायदा है, उतना हमें ही ज़्यादा समझने को मिलेगा, ज़्यादा सिलेबस कवर करने को टाइम मिलेगा। जितना आप डिले करते रहोगे, जितना आप लेट होते रहोगे, उतना आपका बैचेस आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और उतना आपको पढ़ने के लिए टाइम जो है वो कम होता रहेगा। फिर आपको फटाफट जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास क्या है, सिलेबस। अगर सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हो कि सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं ये सब कुछ, तो सिलेबस क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, जैसे आपका बैच स्टार्ट होगा हर मंथ में, जैसे जैसे आपका मंथ आगे बढ़ता जाएगा, हर मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दें कि इस मंथ हमने ये रिवीजन करनी है या ये मंथ हमने ये सिलेबस कवर करना है। ठीक है, उस सिलेबस के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि इस मंथ हमने ये रिवीजन करनी है, ठीक है, या फिर ये वाला सिलेबस जो हमने कवर करना है, या ये चैप्टर्स करने हैं, या ये वाले टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में ही आपको बता दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे को यही चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि टेस्ट मॉड्यूल इनका क्या रहता है। ठीक है, टेस्ट मॉड्यूल, हाँ जी हाँ, पीडब्ल्यू के अंदर टेस्ट होते हैं। टेस्ट नहीं होंगे तो फिर आपकी कैपेबिलिटी का पता कैसे चलेगा। तो इसमें अंदर इन्होंने 2 तरह के टेस्ट मॉड्यूल रखे हैं। फर्स्ट इनका टेस्ट मॉड्यूल होता है मेजर और सेकंड टेस्ट मॉड्यूल होता है इनका माइनर। मेजर क्या होता है, मेजर आपका 2 मंथ्स के बाद होता है, एवरी 2 मंथ्स के बाद होता है। ठीक है, और माइनर जो होता है एवरी 2 वीक्स के अंदर होता है। ठीक है, अब ये 2 मंथ्स वाला क्या है, ये ऑल सेंटर्स के अंदर रखते हैं। ऑल सेंटर मतलब चाहे इनके ऑफलाइन सेंटर है, जितने भी ऑनलाइन सेंटर है, ठीक है, सारे बच्चों का जो होता है कंबाइन होता है। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स वाला जो मेजर होता है वो सारे बच्चों का कंबाइन होता है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो, सब बच्चों को मिक्स करके इनका टेस्ट होता है। लेकिन जो माइनर वाला है, जो जिस आप सेंटर में हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जिस बैच में हो, जिस अकॉर्डिंग में, वो आफ्टर 2 वीक्स के बाद जो है वो होता है। यानी कि ये कहने का मतलब ये कि ये सेंटर में होगा, ये पूरे के पूरे जितना पीडब्ल्यू का फाउंडेशन है सबको ऑनलाइन ऑफलाइन सबका होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डाउट सेंटर की। क्या ये डाउट सेंटर क्लियर करते हैं? जी हाँ, ये डाउट सेंटर हो लगते हैं, इनके डाउट सेंटर क्लियर करते हैं। ठीक है, 8 आवर्स के लिए टीचर अवेलेबल करवाते हैं ये, किसमें, सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर आपके लिए 8 घंटे के लिए टीचर अवेलेबल होगा। ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग कह लो या कुछ भी उनका टाइमिंग होता है, वो आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा कि इनकी टाइमिंग क्या होती है। बस मेन ये होता है कि 8 घंटे के लिए आपके पास टीचर अवेलेबल होगा। 8 घंटे के अंदर आप कभी भी सेंटर में जाके जो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगी कि सर उन 8 घंटे में ही हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग में पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ते हैं। तो उन सबके लिए क्या है, तो उन सबके लिए भी बच्चों इन्होंने एक चीज़ कर रखी है
कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो सारे के सारे जो डाउट्स क्लियर होंगे वो आपके ऐप पे क्लियर होंगे। ऐप पे जो आपका टीचर अवेलेबल होगा, टीचर पे आप कोई भी जो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फेस टू फेस करना चाहते हो तो आपको ये 8 घंटे वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये 7 to 2 PM वाला जो ऑप्शन है ये आपको ऐप पे मिलेगा, ये वीडियो कॉल पे मिलेगा। ये भी फेस टू फेस ही कह लो एक तरह का, लेकिन ये आपको वीडियो कॉल पे मिलेगा। आप वीडियो कॉल पे अपना फेस टू फेस जो भी टीचर्स से डाउट होगा वो आप सुबह 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो ऐप पे, वीडियो कॉल पे। अगर आपको सेंटर पे क्लियर करना है सामने तो उसके लिए आपको 8 घंटे टीचर अवेलेबल ये करवाते हैं सिर्फ डाउट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है। लाइब्रेरी में आप जाके अपने सेल्फ स्टडी वगैरह कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो। लाइब्रेरी में आपको वाईफाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बुक्स तो ऑलमोस्ट होती हैं, ठीक है। वाईफाई मतलब अगर आपने रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह देखनी है इनकी तो वहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ पे बैठ के देख सकते हो। अगर आप लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहते तो इन्होंने अपने सेल्फ स्टडी रूम भी बना रखे हैं, तो आप सेल्फ स्टडी रूम में भी जाके अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस का क्या प्रोसीजर है यहाँ पे। जब भी आप एडमिशन ले लोगे, जब आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपको एक कार्ड देंगे जिसको आप आईडी कार्ड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अटेंडेंस कार्ड कह लो। तो ये आपको एक आईडी कार्ड देंगे। आईडी कार्ड आपको जब अंडर आपकी क्लास एंटर कर जाओगे, ठीक है, सेंटर के अंदर आपको एंटर कर जाओगे तब आपको टैप करना पड़ेगा। वहाँ पे एक मशीन लगी होगी या कोई भी प्रोसीजर होगा, वहाँ पे आपको अपना अटेंडेंस जो है वहाँ पे आईडी कार्ड से टैप करना होगा। अब जैसे ही आप टैप करोगे तो इमीडिएटली जो है मैसेज चला जाएगा आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे कि जो आपका बच्चा है वो सेंटर के अंदर क्या हो गया, एंटर हो गया है। ये मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ भी लगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने अटेंडेंस लगाई, अपनी अटेंडेंस का जो मैसेज है वो सीधा सीधा आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पे चला जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो क्लास के अंदर एंटर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि नोट की। एक नोट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये क्या है। इफ वन टाइम यू एंटर द क्लास, अगर आप एक बार क्लास में एंटर कर गए, ठीक है, देन यू डोंट लीव द क्लास, तब आप क्लास को लीव नहीं कर सकते। इनकी ये कंडीशन है, विदाउट पेरेंट्स परमिशन। बिना पेरेंट्स के परमिशन के आप कोई भी क्लास को क्या कर सकते हो, लीव नहीं कर सकते हो जब तक आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देते हैं। अगर एक बार आप एंटर कर गए, ठीक है, एक बार अगर आप सेंटर के अंदर अपनी क्लास लगाने के लिए एंटर कर गए तब आप बाहर नहीं आ सकते जब तक आपकी सारी क्लासेस खत्म नहीं होती। अगर आपको बाहर आना है तो आपको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स परमिशन देंगे तब जाके आप क्लास से बाहर आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं इनके फी प्रोसीजर की। तो बात कर लेते हैं इनके फी प्रोसीजर की। इनका जो फी प्रोसीजर है वो कैसे होने वाला है। देखो, फी प्रोसीजर अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेते हो तो 60,000 से 80 रुपया पर एनम आपको जो है वो फी पे करनी पड़ सकती है। पहले बताते हैं फी ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो कब नहीं देख रहे हो, तो फी का जो एस्टिमेट है वो ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो क्लास 11th की जो फी रहती है कि 60,000 से 80,000 रुपये के बीच में रहती है। अगर क्लास 12th के अंदर आप एडमिशन लेते हो तो 60,000 80,000 के बीच में एडमिशन रहती है। और नीट और जेई का जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, यानी कि नीट की भी इतनी एडमिशन रहेगी, जेई की भी इतनी एडमिशन रहेगी, इन दोनों में चेंजेस नहीं होते। अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो तो आपको 70,000 से 90,000 रुपये पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्लास 11th की कितनी फी रहती है, क्लास 12th की कितनी रहती है, ड्रॉपर कितनी रहती है, मैं लिख भी देता हूँ। जेई के अंदर एडमिशन लेते हो चाहे आप नीट के अंदर लेते हो, दोनों की सेम ही रहती है। जेई और नीट दोनों की सेम रहेगी। उसके बाद प्रोसीजर अगर आप इकट्ठी एडमिशन लेते हो, यानी कि 11th और 12th कंबाइन करते हो, यानी कि 2 साल का पैक लेते हो, तो 2 साल के पैक के लिए आपको 1 लाख से 1,30,000 रुपये आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका सारा कुछ इंक्लूडेड ही होगा। बाकी एक बार जो फी का प्रोसीजर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये अप डाउन हो सकता है, तो आपको जो एग्जैक्ट फी है वो आपको उनके सेंटर पे जाके पता लग जाएगी, क्योंकि फी जो है वो अप डाउन हो सकती है, क्योंकि पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो कब नहीं देख रहे हो। तो अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है पीडब्ल्यू के ऊपर ही। ये अपने खुद से एक एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, टेस्ट कह लो, उसमें अगर आप जितना परसेंट स्कोर करोगे उस हिसाब से आपकी जो स्कॉलरशिप जो फीस है वो लेस हो जाती है। 10%, 20%, 50%, 80%, वो डिपेंड करता है आप कितना स्कोर करते हो, और डिपेंड करता है वो जो टेस्ट है वो कब करवाता है पीडब्ल्यू। ये पीडब्ल्यू ही बताता है कि वो टेस्ट कब करवाना है कब नहीं करवाना। उसके बाद बात कर लेते हैं पीजी और हॉस्टल की। पीजी और हॉस्टल भी आप डिपेंड करता है अपने आप है, वहाँ पे आपको अंदर सेंटर्स बने होंगे कि आप पीजी और हॉस्टल, पीजी भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको हॉस्टल भी प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर आप पीजी लेना चाहो पीजी भी ले लो, हॉस्टल लेना चाहो हॉस्टल भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपने खुद से ढूंढना चाहते हो तो खुद से भी ढूंढ सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे लेना चाहते हो, कैसा लेना चाहते हो, किस हिसाब से लेना चाहते हो, डिपेंड करता है वो आप चीज़ों पर। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। पेमेंट अगर आपने अब एडमिशन ले लिया तो आप एडमिशन के थ्रू पेमेंट कैसे कर सकते हो। आप कैश पेमेंट कर सकते हो, उनके पास यूपीआई का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, या फिर आप ऐप थ्रू के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा एडमिशन लेना जा रहा है तो उसको कोई दूसरी स्टेट से जाता है, कोई दूसरी स्टेट से जाता है, ठीक है, कोई कितनी दूर से जाता है, कोई कितनी दूर से जाता है, तो सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट जो कैरी करके लेके जाएँ।
अगर आप 10th 11th 12th किसी में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी आपके पास रीसेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी कि रीसेंट मार्कशीट है, वो आपने लेके जानी है। अगर आपके पास 10th की है तो 11th की है या 12th की कोई भी मार्कशीट है वो आपने साथ में लेके जानी है अपनी, ठीक है, ओरिजिनली लेके जाएं। और साथ में आपने आईडी प्रूफ अपना लेके जाना, अपना भी लेके जाना और अपने पेरेंट्स का भी लेके जाना। आईडी प्रूफ आप कुछ भी ले आ सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोज लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। अगर सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो अब मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके भी पूछ लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।